हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी को स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आप लोगों का फिजिक्स का एग्ज़ाम सेमेस्टर 3 कल है, तो मैंने हेडिंग भी दिया हूं लास्ट मिनट सजेशन नहीं, आज हम लोग करेंगे डिस्कशन। क्योंकि ये एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम में कोई भी सजेशन नहीं होता है, इसमें सिर्फ डिस्कशन होता है। इसका मतलब क्या है? बात का मतलब कि आपका जो पेपर है वो एमसीक्यू पैटर्न आएगा। सभी लोगों को पता है 35 एमसीक्यू आएगा। तो 35 एमसीक्यू जो आप लोग करेंगे, इसमें से कोई पर्टिकुलर मैं बोल दूंगा कि ये क्वेश्चन करके चल जाओ आप लोग आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे टीचर ऐसा करते हैं, लेकिन मैं आप लोगों का फॉल्स होप नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है कि मैं 50 एमसीक्यू दे दूंगा उसी के अंदर 50 आएगा। हाँ, लेकिन एक चीज़ पॉसिबल है कि आप लोग किस तरह से पढ़ के जाएंगे, कौन कौन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे, ये मैं आप लोगों से डिस्कस कर सकता हूँ। कौन कौन टॉपिक के ऊपर ज़्यादा जोर देंगे, पूरा जो फॉर्मूला सीट है आप लोगों का, जो सेमेस्टर 3 में जितना भी फॉर्मूलाज है, वो पूरा फॉर्मूला को मैंने कंपाइल करके भी एक वीडियो में बनाया था। वो इस वीडियो का पिछला वीडियो मेरे चैनल में जो है उसमें है। फिर भी अगर आप लोगों को वो वीडियो नहीं मिलता, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। आप लोग उस जो पूरा पीडीएफ है उसको डाउनलोड कीजिए, अगर लिखने का टाइम है लिख लीजिए, या उसको प्रिंट आउट करके आप लोग उसको पढ़ते रहिए। सबसे पहला काम आप लोगों को जो मैं टिप दूंगा, सबसे पहला टिप जो दूंगा वो क्या होगा? सबसे पहला टिप नंबर 1, फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करो, रिवाइज और मेमोराइज। फॉर्मूला को सबसे पहले क्या होगा? रिवाइज और मेमोराइज फॉर्मूलाज, क्योंकि फिजिक्स में आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है, और जो जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है मैंने उधर लिखा हूँ। ठीक है, सबसे पहला काम आप लोग को ये रहेगा। इसके बाद जो आप लोग काम करेंगे एग्जाम के पहले, हर एक चैप्टर से बहुत, अभी तो एक दिन बाकी है, कल एग्जाम में आज है, अभी नया नया टॉपिक देख के फायदा नहीं। जिसका प्रिपरेशन जैसा हुआ है उस टॉपिक को ज़्यादा जोर दीजिए। और आप लोग एग्जाम शुरू कैसे करेंगे? आप लोग जो ओएमआर फिल करेंगे, ओएमआर फिल कैसे करेंगे? एक चीज़ देखिए, ये सोचिए आपका ओएमआर सीट है, ये सोचिए आपका ओएमआर सीट है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है, ये आपका क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर अलग अलग क्वेश्चन दिया है, 1 नंबर का क्वेश्चन कुछ दिया है, 2 नंबर का क्वेश्चन कुछ दिया है, 3 नंबर का क्वेश्चन कुछ दिया है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, अगर ओएमआर तो 4 ऑप्शन है तो 1 2 3 4, सेकंड वाले का है 1 2 3 4, थर्ड वाला का है 1 2 3 4। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले वाला का आंसर सी होगा तो पहले हम लोग सी को मार्क करके चले आते हैं पूरा फिल करके, फिर सेकंड वाला का सॉल्व किया, सेकंड वाला का आंसर है तो इसको सॉल्व करके आ जाते हैं। तो एक तो किया, एक तो किया। आपको क्या ऐसा करना है? नहीं, कभी भी ऐसा मत करना। कभी भी एक तो सॉल्व करने के बाद एक तो ओएमआर मत भरना। आप लोग का टोटल टाइम कितना है? 1 आवर 15 मिनट। तो सबसे पहले आपका काम होगा, जब आपको ओएमआर शीट मिलेगा, सबसे पहले आपका काम होगा जब आपको ओएमआर शीट मिलेगा, सबसे पहले काम होगा फिल द डिटेल्स, फिल द पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स का मतलब बहुत ही पेशेंस से और अच्छे से इसको भरना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स का मतलब क्या है? जैसे कि नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सब्जेक्ट, ये सब चीज़ें सबसे पहले आप लोग को भरना पड़ेगा अच्छे से टाइम लेके, क्योंकि यहाँ पर गलती कर देंगे तो आप लोग का पूरा ओएमआर शीट ही इनवैलिड हो जाएगा। सबसे पहले आपको ओएमआर शीट अच्छे से फिल करना पड़ेगा। ये फिल कर लिए, चलिए आपका नेम वेम फिल कर लिए, फिर ओएमआर शीट को साइड में रख दीजिए अच्छे से। अभी ओएमआर शीट मुझे कोई काम नहीं है, पहले मैंने इन सबको फिल कर दिया, अभी ओएमआर शीट को मैंने साइड में रख दिया। अभी मेरा ओएमआर से कोई लेन देन नहीं है। मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखिए, ओएमआर हो गया तो ये फिल हो गया, फिर मैं हटा दिया। अभी मेरे पास सिर्फ क्या पड़ा है, मेरा देखिए ओएमआर शीट हट गया, मैं फिल करके साइड में रख दिया, क्योंकि फिल करना पड़ेगा। टीचर इन्विजिलेटर साइन करना आएंगे तब आपको ओएमआर आपको पूरा फिल रखना पड़ेगा। तो आप लोग पर्सनल डिटेल्स आप लोग फिल कर लिए, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। अगर पहला वाला क्वेश्चन आप लोग का आंसर सी है तो पहला वाला क्वेश्चन में मार्क करके आ जाना सी, सेकंड वाला का आंसर ए है तो क्वेश्चन में मार्क करके आ जाना ए, थर्ड वाला का आंसर बी है तो क्वेश्चन में मार्क करके आ जाना बी। तो ऐसे करते करते टोटल 35 क्वेश्चन अगर आता, अगर आप बोले सर मुझे 35 नहीं आ रहा, मैं 30 क्वेश्चन कर पा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग 35 में अगर 30 क्वेश्चन भी कर का है, मैं तो होप करूंगा आप लोग पूरा क्वेश्चन ही कर का है, लेकिन बाई चांस अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन आ गया, मैं बोल रहा हूँ अगर 30 क्वेश्चन कर पाए तो मैं कोशिश करेंगे 40 टू 45 मिनट्स, 40 टू 45 मिनट्स के अंदर ये क्वेश्चन सब आप लोग सॉल्व करके आना, 30 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करके आना। फिर क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास जो टाइम बचा रहेगा, अगर 1 घंटा में हमारे पास अगर 20 मिनट्स बचा है, ये 20 मिनट्स के अंदर हम लोग 15 मिनट में, विद इन 15 मिनट हम लोग 30 ओएमआर के बॉक्सेस फिल करेंगे, ओएमआर के बॉक्सेस फिल करेंगे। इसमें क्या होगा, आप लोग जब एक साथ ओएमआर मतलब फिर क्वेश्चन पेपर देंगे, 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, ऐसा करके जब फिल करेंगे तो ऐसा क्या होगा, ऐसा करने में आप लोग का बहुत क्विकली होगा। नहीं तो क्या होता है, आप लोग एक करके एक
भरेंगे, एक करके एक भरेंगे। ऐसा करने में ब्रेन के ऊपर क्या होता है बोले तो ब्रेन एक बार ये करेगा, ब्रेन हमारा टायर्ड हो जाता है। इसलिए जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन लगातार सॉल्व करते आना, जब ओएमआर फिल करेंगे ओएमआर लगातार फिल करते आना, इसलिए क्योंकि ओएमआर फिल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओएमआर में एक छोटी सी गलती मतलब आपका जो वो आंसर गलत हो जाएगा। और ओएमआर में क्या चीज़ है, एक चीज़ याद करके रखिए, ओएमआर आफ्टर फिलिंग, ओएमआर जब फिल हो जाएगा तो इसको कैन नॉट बी चेंज्ड, कांट बी चेंज। अगर आप लोग जल्दबाजी में अगर ए का जगह आप लोग इधर सी मार्क करके आ गए, घिस के आ गए, आप लोग कितना भी कोशिश करें आप लोग इसको वापस ए कर नहीं पाएंगे, तो आप लोगों को क्या कितना मार्क्स मिलेगा, इसमें 0 मार्क्स मिलेगा। इसलिए ओएमआर को फिल करना बहुत ही केयरफुल। इसलिए मैं बोला पहले आप लोग जितना क्वेश्चन आता है उसको एट अ फ्लो सॉल्व कर देना, फिर आप लोग ओएमआर शीट हाथ देना, नहीं तो जल्दबाजी में क्या होगा, एक का आंसर उसमें चल जाएगा, उसका आंसर उसमें चल जाएगा। इसलिए अच्छा से करना, क्योंकि जब आप लोग फिल करने वापस आएंगे 30 क्वेश्चन करके 35 क्वेश्चन का जब वापस फिल करना आएंगे, अगर कुछ गलतियां भी होता है तब आपको गलती आंखों में दिख जाता है कि यहाँ मैंने गलती किया था। इसलिए फर्स्ट क्या होगा, मेरा नेक्स्ट टिप क्या होगा, जो नेक्स्ट टिप होगा वो मैं क्या बोलूँगा, पहले फर्स्ट सॉल्व एंड मार्क द ऑप्शंस, mark the options in question paper, in question paper। सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में मार्क आप लोग करना। फिर क्या होगा, ट्राई टू फिल द OMR, ट्राई टू फिल द OMR in the last 15 to 20 minutes without doing any silly mistake। सिली मिस्टेक मतलब आप लोग OMR फिल कर रहे हैं, ये बॉक्स है, आपको तो बॉक्स के अंदर फिल करना पड़ेगा, आपको इतना बड़ा जगह लगा तो फिल करना नहीं होगा। इसलिए मतलब आप लोग बी का ऑप्शन मार्क कर रहे हैं लेकिन सी का भी दाग में आप लोग ऐसे करके भर दिए, ऐसे करने से आपका आंसर 0 होगा। इसलिए प्रॉपर तरीके से आप लोग को OMR भरना पड़ेगा। इसलिए OMR के लिए मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग यूज़ करना एक ब्लैक पेन, एक ब्लैक पेन, और जिसका निब का थिकनेस होगा 0.5 mm से 0.7 mm। ये थिकनेस का आप लोग का, इसका जो टिप का थिकनेस इतना होना चाहिए, क्योंकि जब जितना मोटा आपका थिकनेस होगा पेन का उतना जल्दी आप लोग भर पाएंगे। बहुत पतला होगा तो भरते 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 आप लोग को बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए बहुत ही अच्छा पेन लेना, और जो भी लेना बॉल पेन लेकर जाना, कभी भी जेल पेन मत लेके जाना, जो भी लेके जाना बॉल पेन, क्योंकि आप लोग का जो डॉट पेन या बॉल पेन है उसमें इंक लीक नहीं करता है। और यूज एंड थ्रो पेन तो कतई मत करना, आप लोग बहुत जगह पैसा उड़ाते हैं, यूज एंड थ्रो पेन लेके मत लेके जाना, ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, क्योंकि यूज एंड थ्रो पेन में आप लोग OMR भरने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। डोंट यूज एंड थ्रो पेन, ये यूज़ मत करना, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ यूज एंड थ्रो पेन में इंक लीक भी होता है और उसका निब बहुत ही पतला होता है, तो उतना पतला निब में आप लोग OMR फिल करने में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जनरली यूज़ करना 0.5 से 0.7 mm, और यूज़ करना ब्लैक पेन। बोलेंगे सर ब्लैक पेन क्यों, ब्लू पेन क्यों नहीं? OMR में ब्लू पेन से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन इट इज़ गुड टू यूज़ ब्लैक पेन। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये बोला है ब्लैक पेन यूज़ करने से कभी भी एरर नहीं आता है, इसलिए ब्लैक पेन। क्योंकि OMR का फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। कोई इंडिविजुअल टीचर आप लोग का पेपर चेक नहीं करेगा, ये सब कुछ होगा मशीन में चेक होगा, तो मशीन में चेक होगा तो हम लोग ऐसे ही करना पड़ेगा। तो ये वाला हमारा ब्लैक पेन से यूज़ करना। इसके बाद जो करना, एक फ्लो में जितना सॉल्व हुआ हो गया, इसके बाद देखिए आपका 2 क्वेश्चन नहीं हुआ, आपका 2 क्वेश्चन नहीं हुआ, और लास्ट में 10-15 मिनट में आप लोग सोच के करना क्या होगा। और अगर कुछ भी एकदम ऐसा क्वेश्चन आएगा आप लोग को कुछ भी नहीं पता, तो आप लोग, आपका तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप लोग को जो ऑप्शन मोस्ट करीब दिखे उस ऑप्शन से आप लोग उसको मार्क करना। हाँ मैं तुक्का लगाने का ही बात कर रहा हूँ, लेकिन छोड़ के मत आना, मुझे नहीं आ रहा है तो नहीं करूँगा वो नहीं, लेकिन वो कब करेंगे, लास्ट में करेंगे, शुरू में ही नहीं। शुरू में मत करना, क्योंकि शुरू में आप लोग देखा, अगर आप लोग नहीं आता, अगर आप लोग को गॉस थ्योरम से क्वेश्चन है, आप लोग को गॉस थ्योरम पता ही नहीं, तो आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे, यही मैं बोल रहा हूँ। इसलिए पहले जो आता है पहले वो करना, जो नहीं आ रहा उसको बैठा मत रहना, जो आ रहा हमने कर लिया, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बढ़ जाएंगे, समझे? ऐसा करके करना। ये आप लोगों का पूरा OMR फिल, और आप लोगों का जो सेमेस्टर 3 का हैक है, ऐसे आप लोग एग्जाम में पेपर फिल करना। आपका ऑलरेडी 2 एग्जाम हो चुका है, फर्स्ट लैंग्वेज और इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है, आप लोग ऑलरेडी दे के आ चुके हैं। इस पैटर्न से आप लोग बहुत ही, आप लोग सिमिलरिटी और बहुत ही आप लोग इसमें जान पहचान है इसका। तो इसके बाद बोलेंगे सर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बोलिए।
तो देखिए फिजिक्स में तो बाकी सब्जेक्ट की तरह फिजिक्स मैथ्स केमिस्ट्री में तो वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं होते, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट। फिर भी आप लोगों के हेल्प के लिए मैंने वो जो फार्मूला शीट बनाया था उस फार्मूला शीट को अच्छे से देख के जाना। अभी हर एक टॉप चैप्टर में जो जो टॉपिक आप लोगों को देखना ही देखना है, मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं, मतलब उनको देखना ही देखना है, मैं उन सबको डिस्कस करूंगा। मतलब इसको छोड़ के आपको नहीं जाना है, बाकी सब भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इसको छोड़ के नहीं जाना है। उस चीज़ को मैं आप लोगों को हर एक चैप्टर में अभी जल्दी से आप लोगों को मैं रिकैप करा दे रहा हूँ। क्या क्या चीज़ आपको देख के जाना ही जाना है, यही मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। ये सजेशन नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को देख के जाना ही है। मतलब दिस कैन नॉट बी लेफ्ट अनसीन। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अगर बात बोले, आपका सिलेबस में सबसे पहला यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यूनिट 1। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से आप लोग को 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो सबसे पहले आप लोग को यहाँ से देख के जाना है कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ आपको देख के जाना ही है। उसके बाद कूलॉम्स लॉ का जो हमारा कूलॉम्स लॉ का एप्लीकेशन में हम लोग जो सीखे थे, एप्लीकेशन मतलब क्या, यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू और यूनिट वैल्यू ये सब देख के जाना है, यूनिट और वैल्यू, और इसका आप लोगों को क्या एप्लीकेशन है ये आप लोगों को देख के जाना है। फिर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वी का बीच में रिलेशन, और आप लोग यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, कैसे दिया रहेगा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड दिया रहेगा, पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ये आप लोग को देख के जाना ही जाना है। फिर आपको देख के जाना है क्या, आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का आप लोग एक पर्टिकुलर क्वेश्चन देख के जाना। ये तो इंपॉर्टेंट है कि हमारे एक्सियल पॉइंट और परपेंडिकुलर पॉइंट के बीच में रेशियो कितना है, परपेंडिकुलर पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो कितना है, ये देख के जाना कि हमारे एक्सियल पॉइंट में डाइपोल के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और परपेंडिकुलर पॉइंट में जो डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों का रेशियो क्या है, ये देख के जाना। इसके बाद नंबर 4 इज गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम और इसके एप्लीकेशन मतलब 3 केसेस था, एक है पॉइंट चार्ज या स्पेरिकल कंडक्टर, ये देख के जाना। और क्या था, और बोलिए, थिन शीट और लैमिना था, और एक लॉन्ग वायर था। ये तीनों चीज़ का आप लोग का डेराइवेशन तो देखना नहीं है, आप तीनों चीज़ों का रिजल्ट याद करके जाना। इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट क्या था, पोटेंशियल का भी देख के जाना, और यहाँ से ग्राफ भी था, ग्राफ भी देख के जाना। इसके बाद हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आगे बढ़ेंगे और पोटेंशियल के अंदर हम लोग देखेंगे वर्क डन। पोटेंशियल से हम लोग वर्क डन कितना होता है, W इक्वल्स टू Q इंटू वी। इस रिलेशन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, W इक्वल्स टू Q इंटू वी, जहाँ पर ये V क्या है, V इक्वल्स टू V1 माइनस V2, ऐसे करके हम लोग वर्क डन निकालते हैं। इसको आप लोग देख के जाना कि एक जगह से दूसरा जगह चार्ज, एक कॉन्जर्वेटिव चार्ज के लिए वर्क डन हमेशा 0 होता है। ये वाला फॉर्मूला भी देख के जाना, फॉर कॉन्जर्वेटिव फोर्स, ये रिजल्ट से भी क्वेश्चन आता है, फॉर कॉन्जर्वेटिव फोर्स वर्क डन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये वाला रिजल्ट याद करके जाना, MCQ में आ सकता है। इसके बाद कैपेसिटर में Q इक्वल्स टू CV, ये वाला फॉर्मूला देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है Q इक्वल्स टू CV। उसके बाद पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चन देख के जाना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से आप लोगों को न्यूमेरिकल आएगा। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से C इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नॉट A/D, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों को बोल देगा कि D चेंज करेंगे क्या होगा, रेडियस चेंज करेंगे एरिया कितना चेंज होगा, एरिया चेंज करेंगे कैपेसिटेंस क्या होगा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग का आएगा। ये सब चीज़ें देख के जाना ही है। आप लोग का बुक का एग्जाम्पल, जो भी बुक आप लोग पढ़ते हैं उसमें आप लोग जो एग्जाम्पल्स है उस एग्जाम्पल्स को अच्छे से देख के जाना इन सब टॉपिक के ऊपर। फिर स्पेरिकल कैपेसिटर में एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है कि बहुत सारे ड्रॉप्स कॉम्बाइंड टू फॉर्म ए लार्ज ड्रॉप। तो स्मॉल ड्रॉप्स कॉम्बाइंड टू फॉर्म क्या होता है, लार्ज ड्रॉप बन जाता है। ये देख के जाना, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि लार्ज ड्रॉप भी स्प्लिट करके स्मॉल ड्रॉप बन जाता है। इन दोनों में ऑल्टरनेट करके क्वेश्चन आ सकता है, इससे ये आ सकता है, इससे ये आ सकता है। इसको आप लोग देख के जाना, ठीक है। इसके बाद क्या देख के जाना, ये तो हमने देख लिए। इसके बाद स्पेरिकल कैपेसिटर से यही टॉपिक ज़्यादा क्वेश्चन आता है, इससे हो जाएगा तो इससे ही आएगा तो क्या होगा। और एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर क्या होगा, एनर्जी ऑफ अ कैपेसिटर, एनर्जी का फॉर्मूला है E इक्वल्स टू हाफ CV² या हाफ Q²/C, ये देख के जाना। और अगर एनर्जी डेंसिटी बोले, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को MCQ में आ सकता है,
एनर्जी डेंसिटी आप लोग देख के जाना, U इक्वल्स टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ये आप लोग वैल्यू भी आप लोग को पूछ सकता है। ये था पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मेन टॉपिक। मतलब इसके अलावा भी क्वेश्चन आ सकते हैं, नहीं आ सकते मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इन टॉपिक से ज़्यादा आने का चांसेस है। इन सब टॉपिक्स को आप लोग को मन ला के देख के जाना पड़ेगा। तो ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसको जल्दी से लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी से क्या टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स था, अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देखेंगे। इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या आप लोग को छोड़ के नहीं जाना है। मैं बात केवल से समझे, इंपॉर्टेंट सब है लेकिन छोड़ के नहीं जाना है, वो क्या है। सो नंबर 2 इज इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी शुरू किससे होता है, शुरू होता है ओहम्स लॉ से। सो नंबर 1 इज ओहम्स लॉ एंड इट्स ग्राफ। ओहम्स लॉ का जो ग्राफ था याद है, यहाँ पर अगर I है, यहाँ पर V है, तो ओहम्स लॉ का ग्राफ ये वाला था, R इक्वल्स टू V/I। ऐसे करके हम लोग निकालते हैं, याद है तो समझे। ऐसा करके R इक्वल्स टू V/I वाला ग्राफ आप लोग को देख के जाना है। इसके बाद ओहम्स लॉ तो हुआ, फिर ओहमिक कंडक्टर किसे बोलते हैं, ओहमिक एंड नॉन ओहमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल। नॉन ओहमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल्स आप लोगों को देख के जाना है। ओहमिक और नॉन ओहमिक कंडक्टर का एग्जाम्पल्स आपको देख के जाना ही जाना है। क्वेश्चन आएगा, राइट द एग्जाम्पल ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर, जैसे सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये आप लोग को एग्जाम्पल देना पड़ेगा। फिर आप लोग को आएगा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ से आप लोग को क्वेश्चन देख के जाना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन आएगा, जो फॉर्मूला है R इक्वल्स टू R0 1 + α/T। R0 क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस में रेजिस्टेंस, ये आप लोग को देख के जाना पड़ेगा। ये वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन आता है, मैंने चैनल में करवाया हूँ इसके ऊपर क्वेश्चन, आप लोग देख के जाना, या बुक का भी एग्जाम्पल्स आप लोग देख लेना। फिर क्या है, इसके बाद टेम्परेचर को रेजिस्टेंस के बाद कलर कोड ऑफ कार्बन रजिस्टर। आप लोग को कलर से आप लोग को क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कलर कोड, ये जो था ना फॉर्मूला याद है, B.B. रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी ब्यूटीफुल वाइफ। ये से हमारा ब्लैक से शुरू होता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ये वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, देख के जाना, बार बार बोल रहा हूँ। फिर इसके बाद ही हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे क्या बोलते हैं उसको, ओहम्स लॉ का एप्लीकेशन में रेजिस्टेंस इक्वल्स टू R इक्वल्स टू ρL/A। यहाँ से आप लोग क्वेश्चन आएगा, लेंथ चेंज होगी, एरिया चेंज होगा तो रेजिस्टेंस कैसे चेंज होगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। हमेशा इसमें एक ही प्रिंसिपल है कि वॉल्यूम 1 इक्वल्स टू वॉल्यूम 2, जो भी होगा वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। मतलब क्या है, A1 × L1 इक्वल्स टू A2 × L2, मतलब लेंथ एरिया जो भी चेंज होगा, टोटल वॉल्यूम इनिशियल और फाइनल दोनों में सेम होगा। ये प्रिंसिपल से आप लोगों को क्वेश्चन करना पड़ेगा, मैंने ऑलरेडी कराया हूँ इसके ऊपर। इसके बाद सेल कॉम्बिनेशन आप लोग देख के जाना। सेल कॉम्बिनेशन में एक क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही कॉमन आ रहा है कि सेल कॉम्बिनेशन में एक पर्टिकुलर बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आ रहा है कि सीरीज में जब सेल कनेक्ट होता है, सीरीज में जब सेल कनेक्ट होगा, इसमें जो करंट फ्लो करेगा, तब अगर पैरेलल में जो सेल कनेक्ट होगा, उसका जो करंट अगर सेम होगा, तो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसको थोड़ा देख के जाना कि सीरीज में सेल अगर रहेगा उसमें करंट फ्लो करेगा, पैरेलल में सेल रहेगा तब करंट फ्लो करेगा, तो उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के बीच रिलेशन क्या है। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये देख के जाना। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट चल जाएंगे किरचॉफ्स लॉ में, और बोलेंगे सर आप तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बात नहीं बोले। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप लोग बचपन से सीख रहे हैं, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आप लोग को जानना ही पड़ेगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना करेंगे सर, कहाँ से करेंगे, इतना सारा क्वेश्चन है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बुक का जितना एग्जाम्पल है, आप लोग का जो भी टेक्स्ट बुक है, जो भी एग्जाम्पल है, सब देख के चल जाना। एग्जाम्पल से मैं बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सी बुक एग्जाम्पल्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग चल जाएंगे किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। यहाँ से आप लोगों को क्या आएगा, यहाँ से असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ सकता है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन आ सकता है, और क्या आएगा, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, असर्शन और रीजन का क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आप लोगों को क्या आएगा बोलिए, तो यहाँ से बुक का जो न्यूमेरिकल्स है, बुक का जो एग्जाम्पल है वो देख के जाना। उसका मीटर ब्रिज और व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ से भी क्वेश्चन देख के जाना बुक का एग्जाम्पल से। और इसके अलावा लास्ट में आप लोग का जो जूल्स लॉ था ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग,
जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, ये भी थोड़ा देख के जाना। कौन सा था, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी बाई जे, ये वाला देख के जाना। और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग से आप लोग आगे पढ़ते थे कि फ्यूज वायर किससे बनता है, फ्यूज वायर किससे बनता है, उसके बाद लैम्प का हमारा बल्ब किससे बनता है, आयरन किससे बनता है, इलेक्ट्रिक हीटर किससे बनता है, सब वायर। जैसे फ्यूज वायर है, बल्ब किससे बनता है, टंगस्टन से, आयरन और हीटर किससे बनता है, आयरन हीटर बनता है किससे, नाइक्रोम वायर से। ये सब चीज़ आप लोग को देखना पड़ेगा, समझ गए। ये था इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से भी आप लोग को 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके बाद हम लोग चल जाएंगे कहाँ पर, मैग्नेटिज्म में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मैग्नेटिज्म। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैग्नेटिज्म। इसके अलावा आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मैं एक मैराथन सीरीज भी लाया था कुछ दिन पहले। वहाँ पर आप लोग का पूरा सिलेबस, जो सेमेस्टर 1 का सिलेबस, आप लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट किया गया है। वो मैराथन सीरीज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देके रखा हूँ, वहाँ से क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट आप लोग देख पाएंगे, समझ गए। पूरा प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग देख पाएंगे कि रैपिड रिविजन हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इसके बाद होगा मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म से भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो मैग्नेटिज्म में सबसे पहले आप लोग को जानना पड़ेगा बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ, और इसका एप्लीकेशन देखना पड़ेगा। इसका एप्लीकेशंस में ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आने का चांस है। जो बुक का जितना भी क्वेश्चन आप लोग देख के जाना, बायो-सावर्ट लॉ एप्लीकेशन, वहाँ से न्यूमेरिकल्स आने का बहुत चांसेस है। इसके बाद क्या होगा, बायो-सावर्ट लॉ के एप्लीकेशन के बाद ये एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर स्विमिंग लॉ नहीं, एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ। इससे आप लोग को सोलेनॉइड का जो क्वेश्चन है, सोलेनॉइड का क्वेश्चन आप लोग को देखना पड़ेगा कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, सॉरी वेस्ट बंगाल बोर्ड का सोलेनॉइड बहुत ही एक प्यारा टॉपिक है। सोलेनॉइड से अभी वो कभी भी क्वेश्चन नहीं छोड़ता है। सोलेनॉइड आपको देख के जाना ही जाना है। सोलेनॉइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सोलेनॉइड का क्वेश्चन देख के जाना ही जाना है। सोलेनॉइड उन लोगों का बहुत ही प्रिय टॉपिक है। इसके बाद आप लोग लोरेंस फोर्स देख के जाना, लोरेंस फोर्स। फिर उसके बाद F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, ये फॉर्मूला देख के जाना। इसमें अलग अलग केस में क्या होता है, जब हमारा V पैरेलल B होता है तब उसका पाथ कैसे होगा, जब V परपेंडिकुलर B होता है तब उसका पाथ कैसे होगा, और उसका रेडियस कैसे होगा, ये देख के जाना। जब परपेंडिकुलर होता है तब एक सर्कुलर पाथ होता है, और रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, mv/qb, ये देख के जाना। जब भी पैरेलल बी होगा तो ये कौन सा होगा, ये फॉलो करेगा एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करेगा। और v और b के बीच में जब कोई भी एंगल थीटा रहेगा, एनी एंगल थीटा में एंटर करेगा, तब ये कौन सा पाथ करेगा, एक हेलिक्स पाथ कवर करेगा, ये एक हेलिक्स पाथ कवर करेगा। यहाँ से इसका पिच कितना होगा, इसका फॉर्मूला भी आप लोग देख के जाना। और इसी फॉर्मूला से आप लोग को मिलता था साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आप लोग देख के जाना। साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं, इस फॉर्मूला से, ठीक है। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चल जाएंगे फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल में। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये वाला देख के जाना। इसके बाद आप लोग को जो देखना है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के बाद, हम लोग अभी डायरेक्ट चल जाएंगे किसमें बोलिए तो, ये वाला हमने एम्पियर लॉ सीख लिए। और एक फॉर्मूला आपने सीखे थे, F इक्वल्स टू BIL साइन थीटा, ये देख के जाना। और यहाँ से आप लोग BIL साइन थीटा, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I करंट, L इज द लेंथ ऑफ द वायर। यहाँ से टॉर्क का फॉर्मूला याद है, BINA टॉर्क, ये वाला दोनों फॉर्मूला आपको एप्लीकेशन में आएगा, BINA टॉर्क। तो ये देख के जाना है टॉर्क का फॉर्मूला। यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएगा, बुक का एग्जाम्पल देख लेना, ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप लोग का जो फोर्स रहेगा V क्रॉस B, तब आप लोग का कैसे काम करेगा। सो ये हम लोग देखें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये देख लिया मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नेटिक फोर्स कितना, ये वाला देखें। तब देखना जब दो लाइक पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है फर्स्ट केस, और जब अनलाइक पैरेलल करंट फ्लो कर रहा है तब उसके बीच में फोर्स कितना काम करेगा। यहाँ फोर्स कितना काम करेगा, फोर्स मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना काम करेगा, और अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, इसको थोड़ा आप लोग को देखना पड़ेगा। अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा, अगर लाइक पैरेलल करंट फ्लो करे, इसको देखना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग का जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है वो क्या है बोले तो सर, इसके बाद आप लोग को जो मैग्नेटिज्म का जो चैप्टर है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ, वहां से पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक,
और फेरोमैग्नेटिक का आप लोग क्या करना है, इन तीनों का आप लोग को एग्जाम्पल देखना है। हिस्टेरेसिस कौन शो करता है ये देखना है, हिस्टेरेसिस कौन करता है ये देखना है। इन लोगों का ये कौन करता है, मैग्नेट से अट्रैक्ट कौन होता है, कौन रिपेल कौन होता है, मैग्नेट अट्रैक्ट, और रिपेल कौन होता है ये देखना है। कौन कौन सा चीज़ें मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, किसको किसका मैग्नेट रिपेल करता है ये देखना है। और इन लोगों का नेचर कैसा है, इन सब चीज़ों को देख के जाना। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आएगा। और यहाँ से क्यूरी पॉइंट क्या है इसको देख के जाना। व्हाट इज क्यूरी पॉइंट? क्यूरी पॉइंट एक्चुअली जो हम लोग फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक होता है जिस टेम्परेचर में उसे बोलते हैं क्यूरी पॉइंट। ये भी इस टॉपिक में इसको देख के आप लोग को जाना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर टॉपिक नंबर 10 आप लोगों को जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट m इक्वल्स टू NIA, ये वाला फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा। n है नंबर ऑफ टर्न्स, I तो है करंट और A है हमारा एरिया। इस फॉर्मूला से आप लोग क्वेश्चन देख के जाना, m इक्वल्स टू NIA। उसके बाद क्या देखना, उसके बाद आप लोग यहाँ से देखना कि यहाँ तो समझ गए। इसके बाद हम लोग डायरेक्टली चल जाएंगे अर्थ के मैग्नेटिज्म में। अर्थ मैग्नेटिज्म में आप लोग का कौन कौन इंपॉर्टेंट है, अर्थ मैग्नेटिज्म में कौन कौन रिक्वायर है। बोलेगा कि राइट द 3 कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यहाँ से कंपोनेंट पूछे, अर्थ मैग्नेटिज्म में कंपोनेंट पूछे तो 3 कंपोनेंट क्या क्या लिखेंगे सर। एक है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है H, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। फिर है एंगल ऑफ डिप जिसको हम लोग थीटा बोलते हैं, और लास्ट इज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जिसको हम लोग फाई बोलते हैं। ये दीज आर द 3 कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, जिसको आप लोग को सब देख के जाना पड़ेगा। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन देख के जाना, एंगल ऑफ डिप का क्वेश्चन, एंगल ऑफ डिप और डेक्लिनेशन का, डीप और डेक्लिनेशन का न्यूमेरिकल्स देख के जाना। आप लोगों को एग्जैक्ट एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल्स देख के जाना, यहाँ से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आ सकता है। समझ गए? ज़्यादा आप लोग को थ्योरी याद करके फायदा नहीं, जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है कैसे करेंगे इसका फॉर्मूला ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, आप लोग देख के जाना, ठीक है। ये था मैग्नेटिज्म। मैग्नेटिज्म हमारा 8 मार्क्स का टॉपिक खत्म। इसके बाद क्या है, इसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। नेक्स्ट टॉपिक, वो भी 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा। वो वाला क्या है देख लेते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट, यहां से भी आप लोगों को आएगा 8 मार्क्स, 8 तो क्वेश्चन आएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आप लोग का फैराडेस लॉ और लेंस लॉ, सबसे पहले फैराडेस लॉ और लेंस लॉ आप लोग को देखना पड़ेगा। सबसे पहला काम है आप लोगों को ये देखना, फैराडेस लॉ और लेंस लॉ। उसके बाद क्या करेंगे, फैराडेस लॉ लेंस लॉ का प्रिंसिपल क्या है, मतलब लेंस लॉ इज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बेस्ड है, ये आप लोग को देखना पड़ेगा। अगर पूछे लेंस लॉ किसके ऊपर बेस्ड है तो आप लोग को मार्क करना पड़ेगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो लेंस लॉ किसके ऊपर बेस्ड है, यहाँ पर लिखना कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर लेंस लॉ बेस्ड है, यहाँ से भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। फिर क्या आएगा, फैराडेस लॉ, लेंस लॉ। फिर आप लोग का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या होगा बोलिए तो सर, कि हमारा नॉर्थ पोल जब मैग्नेट के पास आ रहा है, अगर हमारा एक कॉइल है, एक गैल्वेनोमीटर है, जब नॉर्थ पोल इधर अप्रोच करेगा कौन सा डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, जब साउथ पोल हमारा अप्रोच करेगा तब कौन सा डायरेक्शन में अप्रोच मतलब फॉलो करेगा, उसको देखना। ये आप लोग कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा आप लोगों को फैराडेस एक्सपेरिमेंट में, ये देख के जाना, फैराडेस एक्सपेरिमेंट में आप लोग देख के जाना। इसके बाद हम लोग ये जो फॉर्मूला है फाई इक्वल्स टू, मतलब फाई इक्वल्स टू हमें क्या पता है, एन इंटू BIA, BIA पता है। फाई मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, ये एक्चुअली फाई का मतलब क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। फाई का मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स
यहाँ से बी मैग्नेटिक फील्ड, आई इज करंट, ए इज एरिया, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स। यहाँ से इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, माइनस डी फाई बाई डी टी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस एन डी अपॉन डी टी बी आई ए। इस फॉर्मूला से आप लोग का क्वेश्चन आएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालने के लिए आप लोग का क्वेश्चन आएगा। एज फॉर एग्जाम्पल कैसा क्वेश्चन आएगा, आप लोग को दिया रहेगा फाई इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, इतना आप लोग को दिया है, इतना वेबर। तो इससे हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, इंड्यूस्ड करंट कितना होगा, ये सब क्वेश्चन आएगा। तो इन सब क्वेश्चन को आप लोग को अप्रोच करके करना पड़ेगा, ठीक है। फिर सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस एल और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इन सब टॉपिक को आप लोग को देख के जाना है। म्यूचुअल इंडक्टेंस एम, और यहाँ से आप लोग क्वेश्चन लिखना एम इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ L1 L2, ये वाला रिलेशन जो है इसके ऊपर भी क्वेश्चन आएगा कि इस म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस के बीच में रिलेशन क्या है, दिस इज द रिक्वायर्ड रिलेशन। फिर एनर्जी डेंसिटी कितना होता है एक इंडक्टर में, एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला भी याद रखना। इंडक्टर में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 म्यू नॉट बी स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन आ सकता है आप लोग को, एनर्जी डेंसिटी कितना रहता है, और यही सभी चीज़ देख के जाना पड़ेगा आप सभी को। और हाँ, और एक चीज़ जो चोक कॉइल क्या है, व्हाट इज चोक कॉइल, चोक कॉइल देख के जाना, ये कुछ भी नहीं है। चोक कॉइल इज अ एलआर सर्किट, एलआर सर्किट। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अभी ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोग घुसेंगे तो क्या आएगा, ऑल्टरनेटिंग करंट में आप लोग को सबसे पहले वी एवरेज, आई एवरेज, फुल साइकिल हाफ साइकिल दोनों में वी आर एम एस, आई आर एम एस कैसे निकालना है, ऐसा न्यूमेरिकल्स आएगा आप लोगों को। तो ये फॉर्मूला तो याद ही है, आई आर एम एस इक्वल्स टू आई जीरो बाई रूट टू, वी आर एम एस इक्वल्स टू वी जीरो बाई रूट टू। इस फॉर्मूला बेसिस करके क्वेश्चन आएगा। फिर आप लोग का जो इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला है याद है, तो कि फुल साइकिल में साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का वैल्यू कितना होता है 0, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का वैल्यू कितना होता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट आएगा 1/2। कैसे करेंगे, आरएमएस का क्वेश्चन वो भी ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ, जब मैं एसी करंट का 1 शॉट लेक्चर लिया था, वहाँ पर आप लोग देख लेना। पूरा मैराथन सीरीज नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप लोग चेक कर लेना, मैंने पूरा दिखा दिया डिटेल्स में कैसे करना है। इसलिए मैं सिर्फ टॉपिक्स बोल रहा हूँ, मैं अंदर नहीं घुस रहा हूँ, ये देख के जाना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन मतलब टॉपिक नंबर 9 ये तो हम लोग कर लिए। फिर फेज डिफरेंस देख के जाना, फेज डिफरेंस ऑफ प्योर आर कॉमा एल कॉमा सी सर्किट। फेज डिफरेंस कौन आगे है कौन पीछे, ये देख के जाना। और इनका हमारा जो ग्राफ है, प्लॉट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस वर्सेस फ्रीक्वेंसी, इन तीनों ग्राफ को आप लोग देख के जाना पड़ेगा। फिर आप लोग को इम्पीडेंस थोड़ा देखना पड़ेगा, इम्पीडेंस का अलग अलग क्वेश्चन क्या है, इम्पीडेंस और इम्पीडेंस ट्रायंगल के ऊपर देखना पड़ेगा, इम्पीडेंस ट्रायंगल, इसके ऊपर बेसिस क्वेश्चन है। फिर आप लोगों को देखना पड़ेगा रेजोनेंस कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेजोनेंस कंडीशन, और यहीं से आप लोगों को देखना पड़ेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू क्या था, एफ नॉट इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट अंडर एल सी, ये था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, ये देख के जाना। इसके बाद बैंडविड्थ, इसको हम लोग डेल्टा ओमेगा बोलते हैं, और क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, ये भी देख के जाना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में जो है ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का स्टेप अप और स्टेप डाउन जो मैं न्यूमेरिकल्स कराया था वो देख के जाना। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का दोनों ही देख के जाना, स्टेप अप कैसे काम करता है और स्टेप डाउन कैसे काम करता है, दोनों ही, स्टेप अप और स्टेप डाउन दोनों ट्रांसफॉर्मर ही देख के जाना कौन सा प्रिंसिपल में काम करता है। ये था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट लास्ट टॉपिक में चल जाएंगे जो कि है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो देखिए 4 टॉपिक हमने डिस्कस किया, 8 4 से कितना 32, बाकी 3 नंबर बाकी है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से अकेला 3 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को आएगा। लास्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यहाँ से आप लोग को 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है कि डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या है। अगर भूल गए मैं लिख देता हूँ, आईडी मैं कुछ दिन पहले 1 शॉट में बताया था, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई
dt, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। और फाई का मतलब क्या है, फाई का मतलब है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई का मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और फाई ई का फॉर्मूला क्या है, ई डॉट डी एस, इंटीग्रेशन में इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, और फाई ई को हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। फिर मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ आप लोग को क्वेश्चन आ सकता है, मार्क करो। और इसको बोल सकता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ किसे बोलते हैं, एम्पियर मैक्सवेल लॉ किसे बोलते हैं, एम्पियर मैक्सवेल लॉ किसे बोलते हैं। इसका आंसर क्या होगा, ये हमारा बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी, आई प्लस आई डी, तो इसको लिख सकते हैं म्यू नॉट, साइड में लिख रहा हूँ म्यू नॉट आई प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई डी टी, मैक्सवेल एम्पियर लॉ, इसको हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। इसके बाद ये वाला हम लोग समझ गए। इसके बाद आप लोग क्या देखना है, जो हमारा जो ये रिलेशन है C इक्वल्स टू 1/√अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और V इक्वल्स टू 1/√अंडर म्यू एप्सिलॉन, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N इक्वल्स टू C/V, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, म्यू एप्सिलॉन बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला देख के जाना, ये क्वेश्चन आ सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यू बाई म्यू नॉट का मतलब क्या है, म्यू आर एप्सिलॉन आर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव परमिएबिलिटी, रिलेटिव परमिटिविटी, ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। फिर आप लोगों को E0/B0 इक्वल्स टू C, इस रिलेशन से आप लोग को इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक कन्वर्ट करने दे सकता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड कॉम्बाइन करने दे सकता है। फिर हमारा EM वेव कौन सा वेव है, ये एक ट्रांसवर्स वेव, ये देख के जाना। फिर आप लोगों को देखना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन का मतलब एज फॉर एग्जांपल आप लोगों को दिया है E इक्वल्स टू E0 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू जे कैप दिया है, तो अंदर हमारा माइनस है के पहले, तो ये वाला कौन सा डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्रोपागेट करेगा। अगर यहाँ पर प्लस रहता तो वाला ये क्या हो जाता, नेगेटिव एक्स एक्सिस हो जाता। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कौन सा डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है वो आप लोग इजीली कर पाएंगे। अगर यहाँ पर प्लस के वाई रह जाता तो कौन सा डायरेक्शन में जाएगा, तब नेगेटिव वाई एक्सिस में जाएगा। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आप लोग को आएगा, ये आप लोग को देख के जाना है। फिर आप लोग को देख के जाना है कौन सा, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो कि क्या है, एक इलेक्ट्रिक के लिए कैपेसिटर के लिए प्लस एक मैग्नेटिक के लिए होगा, जो कि क्या था 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर या 1/2 म्यू नॉट बी नॉट स्क्वायर, ये वाला हमने कराया था। ये क्या है, एनर्जी डेंसिटी मतलब ये है एक्चुअली एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये एक्चुअली एवरेज एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये वाला था, ये भी आप लोग देख के जाना 1/2 म्यू नॉट। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक तो आप लोग को बोला ही नहीं कि कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी आप लोग को देख के जाना, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पार्ट नंबर 7, कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो कौन क्या आंसर होगा, LC ऑसिलेशन। ये अगर ऑप्शन रहेगा ये वाला मार्क करना, नहीं तो रहेगा ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल, तो जो ऑप्शन करेक्ट रहेगा दोनों में उसको आप लोग मार्क कर देना। LC ऑसिलेशन भी कर सकते हैं, ऑसिलेटिंग चार्ज पार्टिकल भी कर सकते हैं, समझ गए। फिर लास्ट में आप लोग देख लेना यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जैसे कि आप लोग यूजेस देखना किसका, गामा रे का, एक्स रे का, या एक्सेट्रा जो भी है उसका यूजेस देखना। और इसका आप लोग क्या करना, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो चार्ट है उसको याद करके रखना कि वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑर्डर याद है आप लोगों को, या मैं फिर से थोड़ा रिवाइज करा दूं, मैं जल्दी से रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, एक नंबर है गामा रे, फिर 2 नंबर है एक्स रे, याद मेरे साथ आप लोग याद करिए, फिर 3 नंबर है यूवी रे, फिर 4 नंबर इज विजिबल लाइट, 5 नंबर क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन भी बोल सकते हैं इसे, इंफ्रारेड रेडिएशन। फिर क्या है, माइक्रोवेव,
माइक्रोवेव एंड लास्ट इज रेडियो वेव, लास्ट इज रेडियो वेव। तो जितना नीचे जाएंगे क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा, वेवलेंथ इंक्रीज करेगा। तो हाईएस्ट वेवलेंथ किसका है, माइक्रो रेडियो वेव का हाईएस्ट वेवलेंथ। जितना ऊपर जाएंगे क्या इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, समझे। तो जितना नीचे जाएंगे गामा रे से शुरू होगा, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, यह हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, यह है हाईएस्ट वेवलेंथ। इसको आप लोग को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप लोग को याद रहेगा। शॉर्टकट टेक्निक क्या है, जो भी छोटा छोटा जिसका सिंबल है ऊपर, जैसे गामा का सिंबल है, एक्स का सिंबल है, इसका सिंबल ये ऊपर रहेगा, फिर विजिबल लाइट, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव। रेडियो वेव तो ऑलरेडी आप लोग को पता है, एक देश से दूसरा देश रेडियो वेव भेजना है तो रेडियो वेव का ज़्यादा वेवलेंथ तो होना ही पड़ेगा। माइक्रोवेव का भी तो ज़्यादा होना ही पड़ेगा, क्योंकि माइक्रोवेव भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम आता है। फिर उसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन सन से आके अर्थ को ग्लोबल वार्मिंग में गर्म करता है, तो इंफ्रारेड रेडिएशन तो गर्म करेगा ही, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर विजिबल लाइट हम लोग देखते हैं तो इसका वेवलेंथ तो ज़्यादा होगा। फिर धीरे धीरे हमारा कमता रहेगा, कमते कमते गामा हम लोग आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए वेवलेंथ बहुत ही कम हो जाएगा। ऐसे आप लोग याद रखना। गामा का आप लोग का पेनिट्रेशन पावर भी बहुत हाई है। तो ये था आप लोग का पूरा सेमेस्टर 3 का रिकैप, जो जो टॉपिक्स आप लोग को देखना है और जो जो टॉपिक आप लोग को जोर देना है। लास्ट में यही बोलूँगा, फ्री माइंड और काम माइंड से एग्जाम देने जाइएगा, ज़्यादा डरने का बात नहीं है। आप लोग फर्स्ट टाइम एचएस देंगे, फर्स्ट टाइम न्यू पैटर्न में आप लोग एग्जाम दे रहे हैं, इसलिए बहुत ही पैनिक कर सकते हैं, लेकिन डरने का बात नहीं है। पूरा ठंडे दिमाग में और पूरा कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम हॉल में बैठना। जो जो टिप्स मैंने शेयर किया वो टिप्स देख के जाना। आई होप आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा, आपने जैसा प्रिपरेशन लिया है वैसा आप लोग एग्जाम होगा। यही मेरा आप लोगों के लिए बेस्ट विशेष रहेगा। और हाँ, सिर्फ यहीं तक हमारा सफ़र खत्म नहीं होता है। एग्जाम होने के बाद एग्जाम का मैं सोल्यूशन भी कराऊंगा, इसके बाद सेमेस्टर 4 कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में मैं बोलूँगा। इसलिए मत सोचिए कि इसके बाद हमारा और आपका रिश्ता खत्म हो जाएगा। मैं हूँ तो आप लोगों को मैं कभी तक अकेला नहीं छोड़ूंगा, आप लोगों को पूरा जर्नी में मैं आप लोग का साथ रहूँगा। तो आप लोग को इतना रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं अकेला आदमी हूँ, कुछ करने में टाइम लग जाता है, कि अरेंज करने में, क्वेश्चन अरेंज करने में टाइम लग जाता है, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। मेरे पास तो बहुत बड़ा कंपनी नहीं है कि मेरे लिए इतना आदमी काम कर रहे हैं, मेरा सब सेट करके देगा। मैं जो करता हूँ अकेला करता हूँ, इसलिए आप लोग मेरा सिर्फ मुझे सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट मतलब कोई फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं, सिर्फ आपका प्यार मुझे देते रहिए, यही मैं आप लोग को बोलूँगा और कुछ नहीं। और हाँ, एग्जाम खत्म होने के बाद आप लोग अगर हो सके तो क्वेश्चन पेपर का PDF मुझे भेज देना, फोटो उठा के भेज देना। कहाँ पर भेजेंगे, मुझे ईमेल करके भी भेज सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे भेज सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का नाम है ए बॉय नेम सायन, या सायन वगैरह सर्च करेंगे मेरा नाम आ जाएगा। इसके अलावा भी डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया है, वहाँ से ओपन करके भी मुझे आप लोग क्वेश्चन पेपर का PDF भेज सकते हैं। ये आप लोग का रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग क्वेश्चन भेजेंगे, जितना जल्दी क्वेश्चन मेरे पास आएगा उतना जल्दी मैं उसको सॉल्यूशन करवा पाऊंगा। यही आप लोग के पास मेरी रिक्वेस्ट रहेगा, इसलिए क्वेश्चन हो जाने के बाद मुझे भेज देना, ठीक है। तो यही तक आज का क्लास रखते हैं। आप सभी लोगों को एग्जाम का पहले, और मैं कोई भी वीडियो नहीं छोड़ूंगा, ज़्यादा वीडियो छोड़ूंगा आप लोग ज़्यादा फोन में टाइम बिताएंगे, ज़्यादा आप लोगों का दिमाग खराब होगा। आप लोग इसके बाद चुपचाप पढ़ने बैठ जाइए और कुछ भी देखने का जरूरत नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ उसको रिवाइज करके चल जाइए। मैं बोल रहा हूँ आप लोग का एग्जाम अच्छा होगा। चलिए बाय।